जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। भाई ये दो नाम सिर्फ किसी पुरानी कहानी के आम से किरदार नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी अटूट और गहरी दोस्ती की मिसाल हैं जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की इस बेहद मशहूर और अमर कथा पंच परमेश्वर में हम सीधे इस गाढ़ी दोस्ती के अंदर उतरते हैं, जहां दोस्ती इंसान का अपना फर्ज और एक ऐसा न्याय जो किसी भी इंसान की सोच से कहीं ऊपर है, आपस में पूरी ताकत से टकराते हैं। अब देखिए, जुम्मन और अलगू की दोस्ती की सबसे खास बात क्या थी। इनका बंधन किसी एक धर्म या साथ में बैठकर खाने पीने पर नहीं टिका था, बिल्कुल नहीं। इनका नाता तो पूरी तरह से एक बहुत ही गहरे आपसी विश्वास और मिले हुए विचारों पर आधारित था। मतलब जरा सोचिए, ये विश्वास इतना पक्का था कि जब जुम्मन हज करने मक्का गए ना, तो बिना किसी भी हिचकिचाहट के अपना पूरा का पूरा घर-बार अलगू चौधरी के भरोसे छोड़ गए। और यही अलगू भी करते थे। जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना होता, जुम्मन उनका घर संभालते। मजे की बात यह है कि उनमें न तो खान-पान का कोई साझा व्यवहार था और ना ही धर्म एक था। उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ख्यालों के मिलने का था। और सच कहें तो शायद यही किसी भी सच्ची दोस्ती का असली मूल मंत्र होता है। पहला भाग, जुम्मन और अलगू की दोस्ती। भाई, इस अटूट मित्रता का जन्म जवानी के दिनों में नहीं हुआ था, बल्कि ये तब शुरू हुई जब दोनों बिल्कुल छोटे बालक थे और जुम्मन के पिता जुमराती शेख, जो एक बेहद सख्त मिजाज वाले गुरु थे, उनकी छड़ी के खौफ और साये में बड़े हो रहे थे। बचपन में अलगू ने गुरुजी की खूब सेवा की, रकाबियां मांझी, उनका हुक्का भरा। लेकिन भाई गुरुजी का तो एकदम साफ मानना था कि विद्या किताबों से कम गुरु के आशीर्वाद और उनके सोटे यानी छड़ी के प्रताप से ज्यादा आती है। और सच में सोटे के इसी प्रताप का नतीजा था कि बड़े होने पर ये दोनों ही समाज में अपने अपने तरीके से बेहद ताकतवर बन गए। गांव में अलगू चौधरी का जो भारी सम्मान था, वो उनके पास मौजूद अपार धन दौलत के कारण था। वहीं दूसरी तरफ जुम्मन शेख अपनी बेजोड़ बुद्धि, अनमोल विद्या और कानूनी दस्तावेजों की गहरी समझ के कारण पूरे इलाके में पूजे जाते थे। मतलब दोनों की ताकतें एकदम अलग अलग थी, पर दोनों ही समाज में एक बराबर रुतबा रखते थे। दूसरा भाग, बूढ़ी खाला का दर्द। कहानी में असली खलबली या कहें संघर्ष तब शुरू होता है जब एक नए किरदार का प्रवेश होता है, जुम्मन की बूढ़ी खाला। इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इंसानी फितरत का वो स्वार्थी रूप एकदम खुलकर सामने आता है। हुआ कुछ यूं कि खाला के पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, लेकिन उनका अपना कहने को कोई सगा संबंधी नहीं था। तो जुम्मन ने बड़े बड़े वादे किए और वो जमीन अपने नाम लिखवा ली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी ना, तब तक तो खालाजान की खूब खातिरदारी हुई। उन्हें रोज हलवे और पुलाव खिलाए गए। लेकिन जैसे ही दान पत्र पर वो रजिस्ट्री वाली मोहर लगी, मानो उन सारी खातिरदारियों पर भी हमेशा के लिए मोहर लग गई। उसके बाद से जुम्मन की पत्नी करीमन की रोटियों के साथ साथ तीखी और कड़वी बातें भी परोसी जाने लगी। सच में ये एक ऐसा निर्मम सच है जो आज भी हमें अपने आसपास कई घरों में देखने को मिल ही जाता है। अब जब खाला से ये रोज रोज का अत्याचार और नहीं सहा गया, तो उन्होंने सीधे पंचायत बुलाने की धमकी दे डाली। वो बेचारी अपनी लाठी टेकती हुई पूरे गांव में घूमी, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आखिर में पूरी तरह से थक हार कर वो अलगू चौधरी के पास आईं। जाहिर है, अलगू अपनी इतनी पक्की दोस्ती के कारण इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे। तब बूढ़ी खाला ने एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने अलगू की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, क्या आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? भाई, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंसान की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने वाली एक भयंकर ललकार है। और अलगू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस ये एक वाक्य उनके दिल में लगातार गूंजता रहा। तीसरा भाग, अलगू चौधरी का निष्पक्ष फैसला। शाम का वक्त है और एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक कोने में आग सुलग रही है, नाई चिलम भर रहा है और गांव के कुत्ते इसे कोई दावत समझकर आसपास जमा हो गए हैं। इस पूरे कोलाहल के बीच पंचायत की कार्यवाही शुरू होती है। जुम्मन एकदम बेफिक्र बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो कर ही नहीं सकता। तभी खाला से पूछा गया कि वो किसे अपना सरपंच या मुखिया चुनना चाहती हैं, और उन्होंने जो नाम लिया वो था अलगू चौधरी। जुम्मन तो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा, भाई अलगू तो मेरा सबसे पक्का यार है। लेकिन खालाजान का विश्वास किसी इंसान पर नहीं, बल्कि न्याय के उस सर्वोच्च आसन पर था।
उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति पंच की उस कुर्सी पर बैठता है ना, तो वो अपना ईमान कभी नहीं बेचता, क्योंकि पंच के दिल में खुदा बसता है और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो सीधे खुदा की तरफ से निकलती है। और इसके बाद अलगू चौधरी ने सरपंच की हैसियत से जो किया वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और अहम मोड़ है। कचहरी के मामलों के अच्छे जानकार होने के नाते अलगू ने जुम्मन से जिरहा शुरू कर दी। एक एक सवाल जुम्मन के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। फिर अलगू ने अपना बिल्कुल कड़क और पूरी तरह से निष्पक्ष फैसला सुना दिया कि खाला की संपत्ति से अच्छा खासा मुनाफा होता है, इसलिए जुम्मन को हर महीने खर्च देना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो रजिस्ट्री तुरंत रद्द मान ली जाएगी। ये फैसला जुम्मन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जिस दोस्त पर सच से ज्यादा भरोसा था, उसी ने न्याय के तराजू पर दोस्ती को नहीं बल्कि सच्चाई को चुना। और बस सालों पुरानी वो गाढ़ी दोस्ती एक ही झटके में टूटकर बिखर गई। चौथा भाग, समझू साहू की बेदर्दी। अब देखिए कैसे एक घटना दूसरी घटना का एकदम आईना बन जाती है। पंचायत के कुछ ही समय बाद अलगू चौधरी के एक बेहद सुंदर और कीमती बैल की अचानक मौत हो जाती है। जुम्मन तो इसे अपने खिलाफ हुए फैसले की ईश्वरीय सजा मान लेते हैं। खैर, अब अलगू के पास बचा हुआ इकलौता बैल किसी काम का नहीं था, तो उन्होंने उसे गांव के ही एक व्यापारी समझू साहू को बेच दिया, जो इक्का गाड़ी हाँकता था। यहाँ पर अलगू और साहू के बीच उस बेजुबान जानवर की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग दौर देखने को मिलते हैं। जब वो बैल अलगू के पास था तो उसे शायद ही कभी कोई भारी काम करना पड़ता था। उसे पीने के लिए एकदम साफ पानी, खाने में अरहर की दाल और यहाँ तक कि कभी कभी तो बढ़िया घी भी मिलता था। लेकिन साहू के हाथों में जाते ही उस जानवर की दुनिया मानो नर्क बन गई। साहू को बस और बस काम से मतलब था। वो दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगवाता, खाने में सिर्फ सूखा भूसा डाल देता और उस थके हारे जानवर पर बुरी तरह से कोड़े बरसाता। ये बिल्कुल वही क्रूरता थी जो जुम्मन ने जमीन मिलने के बाद अपनी खाला के साथ की थी, एकदम वैसा ही बर्ताव। और फिर एक दिन वो दुखद घटना घट ही गई। चौथी खेप में साहू ने बैल पर दुगना बोझ लाद दिया। बैल दिन भर का थका हुआ था, उसके पैर बिल्कुल नहीं उठ रहे थे, लेकिन साहू के कोड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बैल ने अपनी आखिरी सांस तक पूरी जान लगा दी, लेकिन अंत में वो जमीन पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ नहीं पाया। मरे हुए बैल पर साहू ने कोई शोक तो नहीं मनाया, उल्टे उसने अलगू को उस जानवर की कीमत देने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। अब भाई मामला फिर से पूरी तरह से बिगड़ चुका था। पांचवा भाग, पंच परमेश्वर का अंतिम न्याय। साहू और अलगू के बीच का ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अंत में गांव वालों ने सलाह दी और फिर से उसी पेड़ के नीचे एक नई पंचायत बुलाई गई। और इस बार कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त नाटकीय मोड़। जानते हैं समझू साहू ने सरपंच के रूप में किसका नाम चुना? जुम्मन शेख का। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जुम्मन इस बात का बदला लेगा? अलगू चौधरी का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया। जुम्मन अब तक अलगू का जानी दुश्मन बन चुका था। बदला लेने का इससे बेहतरीन मौका जुम्मन को अपनी जिंदगी में शायद ही कभी मिलता। तो क्या इंसान का अपना निजी अहंकार और बदले की आग न्याय की उस पवित्र कुर्सी को भी जलाकर राख कर देगी? लेकिन जैसे ही जुम्मन सरपंच के उस ऊंचे आसन पर बैठे, उनके भीतर एक बहुत ही अद्भुत बदलाव हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने इस मनोवैज्ञानिक सच को इतनी खूबसूरती से लिखा है, जैसे कोई चंचल सा अल्हड़ युवक अचानक से परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आते ही एकदम गंभीर और समझदार हो जाता है ना। ठीक वैसे ही उस कुर्सी की जिम्मेदारी ने जुम्मन के सारे व्यक्तिगत द्वेष और बदले की भावना को एक पल में मिटा दिया। उन्हें तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि इस वक्त वो न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, और अब उनके मुंह से निकले हुए शब्द किसी इंसान के नहीं बल्कि सीधे ईश्वर के शब्द होंगे। जुम्मन ने पूरी सत्यता और एकदम निष्पक्ष होकर मामले को सुना और फिर जो फैसला सुनाया उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। उनका ये कड़क फैसला इस बात का सबसे बड़ा गवाह था कि सच्चा न्याय किसी व्यक्तिगत रंजिश या दुश्मनी को नहीं देखता। जुम्मन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि बैल बीमार नहीं था, उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक काम और भूख की वजह से हुई है, इसलिए समझू साहू को उस बैल का पूरा दाम अलगू को देना ही होगा। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी खुशी से उठ खड़े हुए और पूरे जोश में जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी ही देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और दोनों गले लग गए।
जुम्मन ने रोते हुए ये बात मानी कि जब अलगू ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था तो वो उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे थे। लेकिन आज उन्हें ये एहसास हुआ कि पंच की कुर्सी पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन, वहां तो सिर्फ सत्य बसता है। उन आंसुओं ने दिलों का सारा मैल धो दिया और उनकी दोस्ती की वो मुरझाई हुई बेल एक बार फिर से हरी हो गई। कुल मिलाकर ये कहानी हमें सिर्फ किसी पुराने ग्रामीण समाज का ढांचा नहीं दिखाती, बल्कि हमारी खुद की इंसानी फितरत का एक बहुत गहरा दर्शन समझाती है। आज के इस दौर में जहां अक्सर स्वार्थ और अहंकार हमारे रिश्ते तय करते हैं, ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सत्य और न्याय के लिए अपने ही सबसे करीबियों के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा सकते हैं? क्या आज की दोस्ती सच्चाई की ऐसी निर्मम परीक्षा में टिक पाएगी? अलगू और जुम्मन की ये अमर कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब जिम्मेदारी और न्याय का बोध जागृत होता है तो इंसान हमेशा अपने सबसे बेहतरीन रूप में ही उभर कर सामने आता है।